हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर। वायुसेना प्रमुख ने अब चीन को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, झटपट उड़ान भरने को तैयार है अपना फाइटर जेट और बॉर्डर पर रडारों की संख्या बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ पहले पाकिस्तान को F-16 के लिए की मदद, अब पीओके को बताया आजाद कश्मीर। जी हाँ, आखिर भारत के साथ क्या चाहता है अमेरिका, बताएंगे दोस्तों क्या है ये सबसे बड़ी खबर। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आर्कटिक सर्किल से रूसी पनडुब्बी हुई गायब, नाटो ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, रूस कभी भी कर सकता है महाविनाशक पोसाइडन परमाणु टेस्ट। बताएंगे दोस्तों क्या है ये बड़ी खबर। साथ ही साथ बताएंगे जहां गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है अब तक का सबसे बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगर आपका भी इस बैंक में है खाता दोस्तों, तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी होने वाली है दोस्तों। तो हर तरह से आपको यहाँ खबरें बताई जाएंगी दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और यही वजह है कि भारत की आज विदेश नीति सबसे टॉप की। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर। वायुसेना प्रमुख ने कही ये बात। बता दे, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर हाल के घटनाक्रम हमें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मजबूत सेना की आवश्यकता पर बल देते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि एलएसी से लगे इलाकों में डिसएंगेजमेंट की गई है। चीनी वायुसेना की गतिविधियों पर हमारी पैनी नजर है। हमने रडार और वायु रक्षा नेटवर्क की उपस्थिति पर हमारा फोकस है। हमने उचित समय पर गैर एस्केलेटर उपाय किए हैं। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम हमेशा परिचालन के लिए तैनात और सतर्क रहते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की गतिविधियों की निगरानी जारी है और हम उपयुक्त कदम उठाते हैं। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी ने पूर्वी लद्दाख को लेकर भी बड़ी बातें कही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि तनाव ना बढ़े, इसके लिए उपयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। एलएसी के निकट चीनी विमानों के उड़ने की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि हवाई सीमा क्षेत्र के उल्लंघन के मामलों को उठाया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हम सरकार के साथ हैं। भविष्य के युद्धों के लिए सहयोगी बलों के साथ संयुक्त योजना और उनके निष्पादन की आवश्यकता को हम समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें दोस्तों कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन की हवाई घुसपैठ और सैन्य गतिविधियों की खबरों के बारे में उन्होंने ये तक कह दिया है कि जहां तक चीन द्वारा हाल ही में किए गए हवाई उल्लंघन या घुसपैठ या बढ़ी हुई हवाई गतिविधि का संबंध है, हम वहां अपने वायु रक्षा प्रयासों को लगातार बढ़ाकर इसकी सतत निगरानी करते हैं। हमने रडार की मौजूदगी भी बढ़ा दी है। यानी कि दोस्तों, भारत ने हर संभव दोस्तों चीन को मजा चखाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है दोस्तों। और शुरू ही क्या, तैयारियां पूरे तरीके से सटीक बनी हुई है। बस दोस्तों चीन की गलती का इंतजार है। आशा है कि चीन अब कोई भी गलती नहीं करेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पहले पाकिस्तान को F-16 के लिए दी मदद, अब पीओके को बताया आजाद कश्मीर। आखिर भारत के साथ चाहता क्या है अमेरिका, बता दें। इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के एक ट्वीट ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिया है दोस्तों। ब्लूम ने पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का दौरा किया था। जब वो दौरे से वापस लौटे तो उन्होंने पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर दिया, जबकि वो भारत के हिस्से वाला कश्मीर है। उनकी इस ट्वीट से बवाल मचा हुआ है दोस्तों। अभी तक अमेरिका ने कश्मीर पर किसी का भी पक्ष नहीं लिया है, लेकिन अब इस मामले में अमेरिका के रवैये को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने हमेशा से ही ये कहा है कि कश्मीर का मसला द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन अब उसने आजाद कश्मीर का जिक्र करके एक नई बहस शुरू कर दी है। ये ट्वीट ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पर गए हैं। अभी F-16 को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को दी गई अमेरिकी मदद का मसला ठंडा भी नहीं हुआ था कि ये ट्वीट सामने आ गई है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, उससे तो यही लग रहा है दोस्तों कि उसकी मंशा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी सरकार को खुश करने की है। जी हाँ दोस्तों, आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें
जिसमें पुआन मेंबर्स इन एजे के लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है इसकी असली वजह बता दें। अमेरिका कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता कि इमरान खान सत्ता में वापसी करें, जो अप्रैल में सत्ता गवा चुके हैं। माना यह जा रहा है कि पिछले दिनों इमरान खान की तरफ से जिस साइफर का जिक्र हुआ था वो इस समय रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना की हिरासत में है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के बीच हलचल पर भारत करीबी से नजर गड़ाए हुए हैं। दोस्तों, भारत सरकार के सीनियर ऑफिसर्स का मानना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से मजबूत हो रहे हैं। भारत के पड़ोसी की आदत हमेशा ही बड़े मसलों पर यू टर्न लेने की रही है, चाहे वो अल कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को शरण देना हो या फिर चीन और अमेरिका के साथ कम समय के लिए फायदा उठाना हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों अमेरिका के करीब हो रहा है पाकिस्तान और क्यों अमेरिका इतना नजदीकियां बढ़ा रहा है पाकिस्तान के साथ? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो इसका जवाब कमेंट में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने गलत समझा दोस्तों और उनके बदले जो बाइडेन बने अमेरिका के राष्ट्रपति, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या ये सही हुआ था? साथ दोनों राष्ट्रपतियों में से दोस्तों आपको सबसे सही राष्ट्रपति कौन लगे अमेरिका के, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमित शाह जी के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की गला रेतकर हत्या, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सोमवार से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके इस दौरे के बीच प्रदेश में बहुत बड़ी घटना हो गई है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के डीजी हेमंत लोहिया की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। वे सोमवार देर शाम अपने घर में लहूलुहान हालत में मृत पाए गए। गृह मंत्री के दौरे में प्रदेश के इतने बड़े पुलिस अधिकारी की हत्या से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। हत्या के बाद से हेमंत लोहिया का नौकर लापता है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि उसने ही शायद इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस उसकी तलाश करने में जुटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया को 2 महीने पहले ही इस पद पर नियुक्ति मिली थी। वे 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी और असम के मूल निवासी थे। इन दिनों जम्मू में उनके घर का रेनोवेशन वर्क चल रहा था, इसलिए वे अपने परिवार के साथ इन दिनों जम्मू में रहने वाले दोस्त राजीव खजूरिया के घर रह रहे थे। तो वहीं पर सोमवार रात लहूलुहान हालत में उनका शव बरामद हुआ। उनकी गर्दन और दूसरी जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा हाथ किसका हो सकता है? साथ ही साथ अब दोस्तों उनके नौकर के पीछे जांच एजेंसियां पड़ी हुई हैं दोस्तों। जैसा ही नौकर पकड़ में आता है, देखते हैं क्या बयान निकलकर सामने आता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर आर्कटिक सर्कल से रशिया पनडुब्बी हुई गायब, नाटो ने जारी किया अलर्ट। रूस कर सकता है महाविनाशक पोसाइडन परमाणु टेस्ट। बता दें, रूस की सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड आर्कटिक सर्कल में इसके बंदरगाह से गायब हो गई है। दोस्तों, इस पनडुब्बी को महाविनाशक और कयामत का हथियार बोले तो डूम्सडे वेपन भी कहा जाता है। नाटो ने कथित तौर पर अपने सदस्य देशों को चेतावनी जारी कर दी है कि रूस को बेलगोरोड पनडुब्बी अब अपने व्हाइट सी बेस में नहीं दिखाई दे रही है, जहां ये जुलाई से सक्रिय थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस बेलगोरोड की पोसाइडन हथियार प्रणाली के परीक्षण की योजना बना सकता है, जिसमें ऐसे ड्रोन शामिल है जो परमाणु बम से लैस हैं, जिसे लेकर रशिया ने दावा किया है कि यह सिस्टम रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। ड्रोन को किसी भी वक्त पनडुब्बी से तैनात किया जा सकता है और एक तटीय शहर के पास समंदर में 1 किलोमीटर की गहराई में धमाका किया जा सकता है। रशिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस ड्रोन से किए गए धमाके से समंदर में 1600 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जो किसी भी तटीय शहर को तबाह करने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात, कहा महफूज रहने चाहिए एटमी ठिकाने। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चाएं की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि युद्ध से कोई समाधान नहीं निकल सकता, बातचीत के जरिए युद्ध को खत्म करने की आवश्यकता है। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन के बीच की शत्रुता को जल्द खत्म करने और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर चलने की आवश्यकताओं को एक बार फिर से दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत करते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का
सम्मान करने के महत्व को भी दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित अन्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का महत्व देता है और इस दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि परमाणु सुविधाओं के खतरे में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पीएमओ के मुताबिक व्लादिमीर जेलेंस्की से बात करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के प्रयास में योगदान के लिए भारत पूरी तरह से तत्पर है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मोदी सरकार ने किया आतंक पर एक और वार। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर शौकत अहमद शेख को घोषित किया आतंकवादी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। सरकार के कई ऐसे निर्णय आतंकियों के खात्मे के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दिखाते हैं दोस्तों। तो वहीं सरकार ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंक और हिंसा को बढ़ाने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपों के तहत हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार ने इस आतंकी संगठन के 2 सदस्यों को गैर कानूनी गतिविधि बोले तो रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया है। केंद्र सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर में आतंक और हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा इस मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद 2 लाख लोग सेना में शामिल। आखिर क्या है रूस का प्लान, बता दें। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बीच व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों सैनिकों की संख्या में इजाफे का ऐलान किया था और इसके तहत 3 लाख रिजर्व फोर्स यानी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त नागरिकों की सेना में तैनाती की जानी है। व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद से 2 सप्ताह के अंदर ही 2 लाख लोग सेना को ज्वाइन कर चुके हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्टर सेर्गेई शोइगु ने यह बात कही है। यूक्रेन की ओर से लगातार हमलों के चलते पिछले दोनों रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने रिजर्व सैनिकों के मोबिलाइजेशन का आदेश दिया था। इसके तहत उन 3 लाख लोगों को मोर्चे पर लाने का फैसला लिया गया जिन्हें सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में रिजर्व सैनिकों की संख्या नहीं बताई गई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है क्योंकि सेना की ओर से उन लोगों को भी कॉल लेटर दिए जा रहे हैं जिन्हें कभी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। इसके चलते लोगों में दहशत और कुछ लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से एयर ड्रॉप किए गए चाइना मेड हैंड ग्रेनेड हैदराबाद तक पहुंची खेप। लश्कर मॉड्यूल केस में बड़ा खुलासा, बता दे। हैदराबाद पुलिस ने सोमवार को आतंकी मॉड्यूल मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो दोस्तों, आरोपियों अब्दुल जाहिद मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक के पास से तलाशी के दौरान 4 हथगोले बरामद हुए थे। जांच में सामने आया था कि ये हैंड ग्रेनेड कुछ महीने पहले पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए थे। हथगोलों पर मेड इन चाइना का टैग था। सूत्रों ने बताया कि उस आतंकी नेटवर्क को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे जिसने हैदराबाद में लश्कर के संदिग्ध गुरगू अब्दुल जाहिद मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक को एयर ड्रॉप की गई खेप की तस्करी की थी। शहर में लश्कर मॉड्यूल के इंटरनेशनल लिंक मिलने के बाद ये मामला एनआईए को सौंपा जा सकता है। साथ ही साथ एक और खबर बता दे आपको, जहां पर पाकिस्तान से पींगे बढ़ाने में जुटा अमेरिका सेना प्रमुख जनरल बाजवा से मुलाकात करेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन में अमेरिका पाकिस्तान के साथ फिर रिश्ते गहरे करने में लगा है। अब वो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मेजबानी में जुटा हुआ है जो करीब 1 हफ्ते तक चलेगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन मंगलवार को पेंटागन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के संकेतों के बीच ये बैठक होने जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले सप्ताह वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के कई शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दे, जहां दुबई में खुला भव्य हिंदू मंदिर। मुस्लिम देश में दशहरे पर होगी भगवान शिव जी और कृष्ण के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा। बता दे, दुबई के जबेल अली में 4 अक्टूबर को पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो गया है। दोस्तों, 5 अक्टूबर से श्रद्धालु इस मंदिर में आकर दर्शन कर सकेंगे। यानी आज से स्थानीय मीडिया की तरफ से बताया गया है कि देश के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहन बिन मुबारक अल
आल नाहयान और यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मंदिर की अथॉरिटीज की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। ये मंदिर जो भी सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए है 1 सितंबर को खुल गया था, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन बुधवार को हुआ है और ये यूएई का पहला ऐसा मंदिर है जो किसी एक समुदाय के लिए है। मंदिर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये मंदिर परंपरा का प्रतीक है जिसे आने वाले समय के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, और बड़ी खबर की बात करें जहां पर बाढ़ से नहीं उबर पाएगा पाकिस्तान, मंत्री ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं रहा, अमीर देश हमारी कृपया मदद करे। जी हां, हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से उबरने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि बाढ़ के उबरने के वास्ते खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहे। पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री ने मंगलवार को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र से मदद की अपील की है। पाकिस्तान मंत्री ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मदद का आग्रह करते हुए कहा कि देश को पैसों की आवश्यकता 5 गुना बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के लिए अपनी मानवीय सहायता अपील को $160 मिलियन से 5 गुना बढ़ाकर $816 मिलियन कर दिया है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, तालिबान को लगा तगड़ा झटका। पहली बार अफगानिस्तान के एक जिले पर अहमद मसूद के शेरों का हुआ कब्जा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के बाद सत्ता में आए तालिबान को अहमद मसूद की सेना ने बहुत बड़ा झटका दिया है। पहली बार अहमद मसूद के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के लड़ाकुओं ने अफगानिस्तान के एक जिले पर कब्जा कर लिया है और इस जिले का नाम शकाय है और ये देश के बदख्स्तान प्रांत का हिस्सा है जो ताजिकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। अब इस शकाय जिले पर विद्रोहियों का ही पूरी तरह से कब्जा हो गया है। एनआरएफ ने तालिबान के जिला गवर्नर मावली अकरम को पकड़ने का दावा किया है। जी हां दोस्तों, और खबर की बात करें जहां पर जो बाइडेन की बड़ी चेतावनी, ईरान को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का भुगतना पड़ेगा। परिणाम बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ हिंसा करने वाले दोषियों को इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि कथित तौर पर हिजाब ठीक से नहीं पहनने के चलते धर्माचार पुलिस ने 22 वर्षीय महसा अमीनी को हिरासत में लिया था और बाद में उसकी मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। जो बाइडेन ने कहा कि ईरान सरकार ने दशकों से अपने लोगों को मौलिक आजादी नहीं दी और धमकी, बल तथा हिंसा के जरिए आने वाले पीढ़ियों की आकांक्षाओं को दबाया है। अमेरिका ईरानी महिलाओं तथा ईरान के सभी नागरिकों के साथ है जो अपनी बहादुरी से दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी नागरिकों के लिए इंटरनेट तक पहुंच को आसान बना रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी अधिकारियों तथा संस्थाओं जैसे कि धर्माचार पुलिस को जवाबदेह भी ठहरा रहा है जो नागरिक समाज को दबाने के लिए हिंसा भड़काने को जिम्मेदार है। ऐसे में दोस्तों, ईरान में जिस प्रकार से हिजाब को लेकर दोस्तों दंगे भड़के हुए हैं दोस्तों और लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि जनता से ही सरकार है दोस्तों, और अगर जनता कोई बात चाह रही है तो सरकार को वो बात मान लेनी चाहिए। मानते हैं कि नहीं, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत से 180 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती करेगा सिंगापुर। जी हां, सिंगापुर अगले 3 साल में भारत से 180 कनिष्ठ चिकित्सकों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। इस कदम पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। मीडिया की एक खबर में ये जानकारी दी गई है। खबर के अनुसार 10 अक्टूबर को समाप्त होने वाले एक निविदा के तहत 2022 से 2024 तक भारत से हर साल 60 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को 2025 तक बढ़ाने की संभावना भी है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में मास्क न लगाने पर जुर्माना हुआ अब खत्म। कोरोना मामले बढ़ने पर लागू हुआ था ये नियम। बता दें, दिल्ली सरकार ने शहर में मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का नियम अब खत्म कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर यह नियम लागू किया गया था। इससे पहले अगस्त में कोरोना के मामलों में अचानक उछाल आने के बाद दिल्ली सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए सार्वजनिक संस्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। अब चूंकि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हो गए, जिस कारण प्रतिबंध को हटा लिया गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है तगड़ा झटका। विधायक हर्षद रिबड़िया ने दिया इस्तीफा, क्या बीजेपी में होंगे शामिल? बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस विधायक और पाटीदार समुदाय के नेता हर्षद रिबड़िया ने मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया
लिया है। अब उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जूनागढ़ जिले के विसावदर से विधानसभा सीट से विपक्षी दल के कांग्रेस के विधायक हर्षद रिवड़िया ने मंगलवार देर रात विधानसभा स्पीकर नीमाबेन आचार्य को अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में दोस्तों गुजरात में कांग्रेस को ये तगड़ा झटका लगना दोस्तों कोई बहुत बड़े चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि अब लगातार कांग्रेस को हर राज्य में ही झटका लग रहा है दोस्तों। और कांग्रेस को गुजरात में झटका लगना बहुत ही नॉर्मल है दोस्तों, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस अपनी सरकार अब सपने में भी नहीं सोच सकती। मानते कि नहीं इस बात को? बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां फैजाबाद का नाम बदलकर होगा अयोध्या कैंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दशहरा समारोह से पहले बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है दोस्तों। इससे पहले यूपी की योगी सरकार फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। इसके बाद से मंदिर का निर्माण चल रहा है। आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले आने के बाद श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। इसको देखते ही हुए फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजनाथ सिंह के इस फैसले का क्या आप दिल से समर्थन करेंगे? बताइएगा जरूर और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, अमित शाह जी का आरक्षण दांव, पहाड़ियों को मिलेगा कोटा, 3 परिवार पर किया वार। बता दें, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए एसटी आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जस्टिस शर्मा कमीशन की सिफारिशों पर काम किए जाने का आदेश दिया है और प्रक्रिया पूरी होते ही पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोगों को यह आरक्षण मिलना तय है। होम मिनिस्टर जी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यह संभव हुआ है। अमित शाह जी का आरक्षण से जुड़ा ऐलान अहम माना जा रहा है और आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों की ही सत्ता थी। वे कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये नारे ऐसी तमाम आशंकाओं को जवाब है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से बीते 3 सालों में आतंकवाद की 721 घटनाएं हुई हैं और इससे पहले के 3 सालों में आतंकवादी हमलों की संख्या 4000 से ज्यादा थी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी और ये उसका परिणाम है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी हुई नाजुक। मेदांता में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है इलाज। बता दें, 3 बार यूपी का मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी का संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है दोस्तों। गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती मुलायम सिंह यादव की सेहत के बारे में जानकारी साझा करते हुए मंगलवार को मेदांता हॉस्पिटल ने बताया है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक बड़ी टीम सपा संरक्षक का इलाज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां अगर आपका भी एसबीआई में है खाता तो हो जाए सावधान। बैंक ने जारी कर दी है चेतावनी। बता दें, अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है और आपके पास बैंक के नाम पर कई फेक कॉल आते हैं दोस्तों, तो आपको इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसको लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी ग्राहकों के लिए फेक कॉल को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा कि फ्रॉड नंबरों से भेजे गए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आपके पास किसी अन्य नंबर से कॉल आए और केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा जाए तो आपको बैंक संबंधी कोई भी जानकारी नहीं देनी है, नहीं तो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी तब अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।